नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ आज फिर आपसे रूबरू हूँ आज की चर्चित सुर्खियों पर विशेष चर्चा के लिए। राव साहब, अभी हम लोग फिर अपने प्रदेश महाराष्ट्र, ये एक न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली लीजिए अन्य प्रांतों में भी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में नई सरकार शिंदे के नेतृत्व में जो स्थापित हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता का एक वातावरण निर्माण हो रहा है। कई प्रकार के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कानूनी और संगठन के स्तर पर भी लड़ाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई और इस बीच में विधानसभा के सचिव ने नोटिस जारी किया 53 शिवसेना के विधायकों पर। वो दोनों पक्षों की जो शिकायतें थी उनके आधार पर करी। यह लेकर एक विचित्र स्थिति, एक असमंजस की स्थिति का निर्माण हो रहा है और शायद यही कारण है कि इसके भविष्य को लेकर के अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अनेक दिलचस्प घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली बार, बल्कि मैं पहली बार कहूँगा, बहुत तीखा आक्रमण ठाकरे और ठाकरे परिवार को लेकर किया है। खुलकर तो बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अगर मजबूर किया गया तो समय बताऊँगा। मैं 2.5 साल कहा था कि 2.5 साल में किस तरह मैं किस स्थिति में रहा हूँ, है ना, मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं। और उसी में यह भी बोल गए वो कि कुछ लोग मुख्यमंत्री पद पर अपना एकाधिकार समझते हैं। तो यह लेकर जो एक राजनीतिक वातावरण तैयार हो रहा है महाराष्ट्र में और एक जो संशय का निर्माण हो रहा है, उसी में जो राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से अनेक तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण संभावना एक राजनीतिक विश्लेषक ने की है वो कि एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा किया है, उस विश्लेषक के अनुसार कि इस दावे का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये एक दिलचस्प घटना विकास क्रम है अगर इसमें कोई तथ्य है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी ऊहापोह की स्थिति में शिंदे सरकार या शिंदे गुट की स्थिति क्या रहेगी और भारतीय जनता पार्टी क्या अपना समर्थन जारी रखेगी? देखिए, जैसे आज की सुर्खियों में आपने शुरू में बताया कि एक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी जो विधायक हैं उनके ऊपर विधानमंडल के जो सचिव हैं उन्होंने नोटिस जारी किया है। और इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी स्थिरता तो नहीं है। बात सही है। ये कैसा होता है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी होती है तो सर्जरी होने के बाद दूसरे दिन आदमी ठीक नहीं होता, वहाँ से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, उसको स्टेबल होने में समय लगता है, कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, वो धीरे धीरे वो कम होते हैं और बाद में महीना 2 महीना 6 महीने में स्थिति सब ठीक हो जाती है। ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, सत्ता पलट जो हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक रूप से निश्चित है कि कुछ बातें इधर होंगी, कुछ बातें उधर होंगी। दोनों ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, कुछ अनुशासन भंग की कार्रवाई की जा रही है, व्हिप के उल्लंघन की। और आज जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जो पहले जो निलंबन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे 16 विधायकों का, उस विधायकों का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस सत्ता परिवर्तन के पहले उसको 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। और आज जो है, अभी आज की तारीख में अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई शुरू है। और प्रारंभिक खबरें ऐसी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दी है। शिंदे गुट की जो कार्रवाई है वो उन्होंने जो मांग की है निलंबन की, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है।
और शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए आज की तारीख में, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो उनकी तरफ से पिटीशन दायर की गई उसमें भी ये रोक लगा दी है। तो ये दिन भर की आज कार्रवाई है, इसका अभी आने वाले आज या कल, अगर आज नहीं भी हुआ तो शायद कल या परसों तक पूरी तरह से इसके ऊपर निर्णय आ जाएगा, हो सकता है आज भी आ सकता है। तो ये जो कार्रवाई है ये चल रही है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि कोई विशेषज्ञ ने ऐसा दावा किया है कि धनुष्य बाण जो है ये शिंदे गुट के लिए भाजपा ज़्यादा उनको मदद नहीं करेगी, या ऐसा कुछ खबरें आ रही है। ये क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ एक अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग अपना ओपिनियन रोज़ सुबह यहाँ व्यक्त करते हैं सुर्खियों के बहाने, सुर्खियाँ बताते हैं और अपना ओपिनियन भी रहता है उसमें। इसी तरह आज एक अखबार ने कोई विशेषज्ञ की राय जाहिर की है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको मदद ना करे। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट में नहीं है, ये लड़ाई तो होगी निर्वाचन संगठन के स्तर पे, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, निर्वाचन आयोग में जाएगा। अगर वहाँ संतुष्ट है नहीं है, या उससे पहले अगर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सिंबल जो है बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत होती है किसी भी पार्टी के लिए। किसी भी पार्टी के लिए अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए एक सिंबल देना होता है जिसको लोग याद रखते हैं। नाम भले याद ना रहे उम्मीदवार का, मगर सिंबल से चलते हैं। बिल्कुल। जो हाथी को जिसको वोट देना है हाथी को देगा, जिसको पंजा को देना है पंजा को देगा, जिसको कमल को देना है कमल को देगा, जिसको लालटेन को देना है। इस तरह से जो खबरें, जो सिंबल जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी ये सिंबल की लड़ाई शुरू नहीं हुई है, सिंबल के लिए भी लड़ाई शुरू नहीं हुई है अभी। तो पहले ये आज का सुप्रीम कोर्ट का, आजकल का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। अगर ये रोक लगा दी गई है, दोनों पार्टी के लिए राहत की बात होगी, दोनों संतुष्ट होंगे कि हम बच गए, और वो बोलेंगे हम भी बच गए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जब बॉल फेंका गया है, तो अभी अपने को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, बाकी कहीं उम्मीद नहीं है। और ये पहला कदम है। और दूसरा, ये जो विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत जी ने जो नोटिस जारी किया है, उसके ऊपर अभी ये अगला कदम क्या है, इनको ये लोग कैसे उसका रिप्लाई देते हैं, कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपना बचाव पक्ष में क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होंगी। मगर इसके ऊपर भी अगर संतुष्ट नहीं है दोनों पार्टी के लोग, दोनों पक्ष और विपक्ष के लोग अगर संतुष्ट नहीं है, फिर से एक बार वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्योंकि स्पीकर का फैसले को जब चैलेंज कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर के, तो विधानमंडल के सचिव के फैसले को तो कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर लिया गया फैसला है, वो पॉलिटिकल उसका डिसीजन नहीं है वो कोई, कि ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे जो विधानमंडल के सचिव है उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। अब उसके ऊपर आगे ये लोग उसको चैलेंज करेंगे पक्का, निश्चित रूप से, क्योंकि ये विधानमंडल सचिव से ये मामला सुलझने वाला नहीं है। इसको लोग चैलेंज करेंगे जिन लोगों को नोटिस मिल रहा है। मगर आज की पहली लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में क्या शाम तक फैसला आता है या कल तक आता है, और जो टिप्पणियां हैं वो टिप्पणियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रारंभिक अभी जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ग्रुप के जो पिटीशन है उसके ऊपर रोक लगाई है, और स्पीकर से कहा है अभी कोई फैसला इनके निलंबन का ना हो। तो ये आने वाले दिनों में, कल परसों में ये बात जब सामने आ जाएगी कि निलंबन के बारे में क्या हुआ, उसके बाद जो है, जैसा बताया, धनुष बाण चिन्ह के दावे का समर्थन नहीं करेगी भाजपा, ऐसा किसी विशेषज्ञ ने कहा है। तो ये आने वाले कल की बातें हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत विचार पार्टी के नाम से थोपना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसा समझते हैं पार्टी उनके इशारे से चल रही है, उनके सलाह से चल रही है। ऐसा हम कुछ लोगों का भ्रम रहता है विशेषज्ञों का, क्योंकि जो निर्णय लेने वाले लोग रहते हैं वो विशेषज्ञों को नहीं पूछते हैं। ये हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे सुन रहे हैं, वो हाँ सुनते हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स की, नहीं बिल्कुल कानूनी जानकारी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट जो है, या एक्स पॉलिटिशियन या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो है, अनुभवी लोग, उनसे सलाह ली जाती है।
ये ऐसे बाहर के विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली जाती। बिल्कुल नबुल, अब यह है, ये अब निर्भर करेगा कि आज अगर ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या फैसला आता है, या आज या कल जब भी आता है उसके निर्णय पर निर्भर करता है। क्योंकि दावे प्रतिदावे तो हो रहे हैं और ये एक दिलचस्प मोड़ पर लड़ाई जरूर पहुंचेगी इसके चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावे को लेकर के। अब ये राजनीतिक विश्लेषकों का अपना अपना मानना है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का पुराने मामले में क्या फैसला है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि एक तरह से वो शिंदे गुट की वैधता या पुराने शिवसेना उद्धव ठाकरे के अपने दावे, ये दोनों पर फैसला हो जाएगा, उसी पर सारा कुछ निर्भर करेगा। अब हम आगे चलते हैं। फिर एक और दिलचस्प बात उभर के सामने आज के खबरों में है। देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने वर्तमान सत्ता पर आरोप लगाया है कि वो जो जिस नीति पर चले हुए है कि हमारे खिलाफ कुछ मत कहो। मतलब यह कि असहमति के स्वर वर्तमान सत्ता पक्ष को बिल्कुल पसंद स्वीकार नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें है, संविधान हमें इसका अधिकार देता है, किंतु उसकी एक सीमा होती है। और अगर सत्ता पक्ष असहमति के स्वर सुनना बंद कर दे तो फिर समझिए कि लोकतंत्र में ह्रास शुरू हो गया। यह सलमान खुर्शीद का आरोप था। इसमें आपको क्या लगता है कि अगर, जैसे मैंने महाराष्ट्र के राजनीतिक उलटफेर की बात में चर्चा की, यह मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर पर चिंता के विषय बन चुका है और इसे लोग भविष्य के भारत अर्थात भविष्य के लोकतांत्रिक भारत को चिन्हित कर देख रहे हैं कि क्या यह बहुत ही असहज स्थिति है, बहुत ही असहज सवाल है, लेकिन यह है, लोगों के बीच बातचीत हो रही है, क्या भारत में वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रह पाएगा? आपने सलमान खुर्शीद का जिक्र किया, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमने भारत को दुनिया में सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी के रूप में हम जाने जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, कुछ जगह और डेमोक्रेसी है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, मगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। जब हमने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में हम लोग राज कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, तो इस तरह के जो है आरोप जो है वो अच्छे नहीं लगते, पीड़ादायक होते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि ये सब लोगों की चुनी हुई सरकार है और उसमें कोई ये कुछ पार्टी या कुछ जो सत्ता के लोग हैं, सत्ताधीश लोग हैं, वो अगर ऐसा करते हैं, अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से बर्ताव करते हैं, तो वो ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये उसके मूल्यों के हिसाब से नहीं हो रहा है और कि लोग उसको एक तरफा या मोनोपोली समझ के या डिक्टेटरशिप का रूप लेते हुए उनको अगर पसंद नहीं है तो वो उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो बहुत गलत है। अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है तो ऐसे सवाल जो है उनके जैसे हजारों लाखों लोगों के मन में है। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी बात कहकर ये सब लोगों को आगाह कर दिया है कि इस तरह का हो रहा है, जो कि गलत है। देखिए, असहमति के स्वर के बाद लोकतंत्र के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में असहमति के स्वर को संविधान ने इसलिए इजाज़त दी है कि उससे वास्तविकता का पता चलता है। बहुत बड़ा देश है भारत, सबों को बोलने की आज़ादी है, अपने अपने ढंग से जीने की आज़ादी है। उसमें अगर उनकी वाणी की स्वतंत्रता कायम नहीं रहती है तो कभी भी तथ्य या सत्य सामने नहीं आते। इस प्रसंगवश में एक उदाहरण देना चाहूँगा। लोग असहमति की बात होती है, कितना फर्क आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन दिनों जो विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट हुआ करते थे शंकर, उनकी एक पत्रिका निकलती थी अंग्रेजी में, शंकर्स वीकली, बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका थी पूरे कार्टून की। एक बार आवरण फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गधे के रूप में चित्रित किया। पूरा बॉडी गधे का बनाया, लंबोदर चेहरा बनाया। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को उन्होंने गधे के रूप में चित्रित किया और कवर पेज पर।
ये शंकर काटने से क्या प्रतिक्रिया क्या हुई जानना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। दूसरे दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का शंकर के पास टेलीफोन जाता है और नेहरू जी कहते हैं कि अरे भाई, एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे? आ जाओ, साथ में चाय पीते हैं। यह प्रतिक्रिया थी। यह ऊंचाई देखिए सोच की। राजनीति में विरोध और असहमति के स्वर अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करके पंडित नेहरू ने शंकर को बुलाया, टेबल बचाए के टेबल पर बातचीत किया। उनके मन में जो शंकाएं थी शंकर को उन्होंने रखी और जितना कुछ हो सकता था पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से उसके समाधान करने की कोशिश की। यह एक जो लोकतांत्रिक पद्धति है जिसमें सहमति असहमति के स्वर की बात आती है, उसकी स्वीकृति की बात आती है और उस पर संबंधित पक्षों की ओर से उठाए गए कदमों, सकारात्मक नकारात्मक जो भी कदम हो, उसकी चर्चा कर जनता के बीच वो बातें पहुंचती हैं। जैसे ये आज मैं इतने वर्षों के बाद उसे याद कर रहा हूं, तो इसीलिए कि आज की पीढ़ी को भी यह बताया जाना आवश्यक है कि असहमति के स्वर हर काल खंड में मौजूद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यह लोकतंत्र आगे भी रहेंगे। और यह लोकतंत्र की खुशबू है। ये लोकतंत्र की खुशबू, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और यह सत्ताधारियों के हित में भी है ताकि उन्हें जानकारी तो मिले कि देश समाज में हो क्या रहा है। उनके पास जो बातें अधिकारी या जो उनका चेन है पहुंचती है, वो छन छन करके पहुंचती हैं। याद होगा पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो ऐसे कहा था कि राजा महाराजे रात में वेश बदल करके जनता के बीच में जाते थे। उद्देश्य होता था यह जानना कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, क्या बात करती है, वो जानकारी लेते थे। ऐसे में आज के जो आज मीडिया है और जो हमारी लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें अगर यह जो माध्यम है इसकी जुबान पर, इसकी लेखनी पर सत्ता पक्ष की ओर से अंकुश लगाया जाता है तो सत्ताधारियों को कभी सच्चाई की जानकारी नहीं होगी और तब उनके निर्णयों से दुर्घटनाएं होती रहेंगी। यह जो स्थिति अभी आगे, इसमें क्या आप लगते हैं क्या उपाय होने चाहिए ताकि ये जो वाणी की स्वतंत्रता है वो कायम रहे और असहमति के स्वर को स्वीकार करने की बाध्यता सत्ता पक्ष के पास हो? आपने सही बताया। हमारे नागपुर के सांसद, केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, there should not be any political enmity। राइवलरी हो सकती है, एनिमिटी नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में सलमान खुर्शीद साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही है कि इतने बड़े संसदीय प्रजातंत्र में ये छोटी छोटी बातें हैं, आप उसको मन पर ले और कोई भावना से काम करे, वो तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाणी भी स्वतंत्र है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला गया है, हम लोग उसमें गारंटेड है हमारा वो सब। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और किसी की बात को दबाना, सप्रेस करना, ये तो अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। मुझे उम्मीद आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी लोग अपनी रिएक्शन देंगे। नहीं, अभी देखिए, अभी वह जो आर्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर जुबैर, उनकी जो गिरफ्तारी हुई, किसी भी दृष्टिकोण से इसे सही नहीं माना जा सकता। लेकिन इस तरह घटना रही और जो आंकड़े मौजूद हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है जो सत्ता के खिलाफ लिखते थे, खिलाफ नहीं, जो सत्य को प्रस्तुत करते थे। तो इस पर अंकुश लगना आवश्यक है और यह पहल, क्योंकि जैसे कहा है राव साहब ने कहा, बिल्कुल दोहरा दो कि हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है उसमें यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि संविधान प्रदत्त जितने नागरिक अधिकार मौजूद हैं उसका ईमानदारी से अनुपालन हो। आपने अल्ट न्यूज़ के जुबैर का जिक्र किया। हाँ। जुबैर की गिरफ्तारी पर सारे विश्व का ध्यान भारत की तरफ, पूरे विश्व में, और कुछ देशों ने खुलकर सामने आकर कहा है कि हम जुबैर के सारे मूवमेंट के ऊपर हमारी नज़र है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करें। और इसमें जर्मनी ने 2 टूक बातें कही कि और कोई भी ऐसी घटना ना हो
ऐसा कोई कदम न उठाए कि ज़ुबैर को उससे कोई मानसिक शारीरिक नुकसान हो, उसको हानि पहुँचे। ये हमारे लिए बहुत सेटबैक है कि लोग हम पर डाउट करने लगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने ज़ुबैर को गिरफ्तार नहीं किया, आप उसको क्रश करना चाहते हैं, आप उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो फैक्ट चेक करने वाला जो उनका जो चैनल है अल्ट न्यूज़, उसमें कोई भी आप खबर डालिए वो आपको तुरंत वो एक कुछ समय में आ जाता है कि ये घटना सच प्रस्तुत करने का माध्यम रहा। हाँ, और ये घटना कहाँ से हुई? ये नुपुर शर्मा का जो बयान है, जो उन्होंने पैगंबर के बारे में कहा, ये निकालने का काम अल्ट न्यूज़ ने किया। ये चैनल ने तो, जो टाइम्स नाउ चैनल है, उन्होंने तो इसको सप्रेस कर दिया था और डिलीट भी कर दिया था, मगर इसको सामने लाने का काम जो है अल्ट न्यूज़ ने किया। इसलिए बदले की कार्रवाई में अल्ट न्यूज़ के जो ज़ुबैर है उनको मतलब ये हुआ हाँ, कि वो सत्य सामने क्यों लाए। जो मैंने कहा कि हमारा दायित्व, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य मीडिया में कि हम सच को सामने आम लोगों को सामने लाए। यह काम अल्ट न्यूज़ ने किया तो उनको पर कार्रवाई, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल। अब चलते चलते सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये शब्द राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के हैं, जो आपातकाल के दौरान बहुत ही प्रचलित थे। ये अब इसकी याद आ रही है श्रीलंका की घटना। श्रीलंका में सत्ता के खिलाफ जनता सड़कों पर निकल आई। हम कई बार चर्चा में करते हैं कि इतना किसी को मजबूर मत करो कि जनता सड़कों पर आ जाए। जो श्रीलंका में आज हो रहा है, पूरी की पूरी जनता सड़कों पर है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री निवास में आग लगा दिया, और अब वहां पर वैकल्पिक सरकार की बात हो रही है। ये सारी घटना का पार्श्व क्या है? महंगाई। महंगाई को लेकर वहां की जनता त्रस्त थी। बार बार मांग के बावजूद जब उस पर नियंत्रण करने में सरकार निष्फल रही तो अंततः जनता सड़कों पर निकल आई। यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चेतावनी है, नीति निर्धारकों को चेतावनी है, संबंधित सत्ताधारियों को चेतावनी है कि ऐसे महंगाई जैसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर वह निर्णायक कदम उठाए, अन्यथा आज श्रीलंका है, कल कोई भी देश हो सकता है। श्रीलंका में जो 2-3 दिन से जो सारी जनता सत्ता के खिलाफ हो गई, हुकूमत के खिलाफ हो गई, सड़कों पर आ गई, सड़कों पर आ गई है, ये हमारे देखते हुए विश्व में शायद पहली या दूसरी घटना होगी जब सारी जनता रोड पर है और उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर है। क्योंकि ये लोग श्रीलंका को जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जहाँ पर अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, सारी जनता राष्ट्रपति भवन में पहुँच गई। उसमें देखा आपने कि हजारों लोग वहाँ रास्ते में चारों तरफ से घिरा हुआ है राष्ट्रपति भवन, और लोग बाद में प्रधानमंत्री की जो उनका निजी निवास है वहाँ पहुँच गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये घटना जो है ये सही में बाकी सभी लोगों के लिए, बाकी सभी राष्ट्रों के लिए, जो जहाँ लोग अंधाधुंध होके या सत्ता के नशे में चूर है और जनता की तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं, और न आर्थिक कोई डिसिप्लिन है उनके पास, न कोई कार्यक्रम है, ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और मुझे उम्मीद है और ऐसा लगता है कि श्रीलंका में अभी कुछ तो भी काफ़ी तो डैमेज हो गया है, काफ़ी उनकी बदनामी हो गई है। अभी शायद कोई बड़ा राष्ट्र जो है अमेरिका या कोई बड़े राष्ट्र जो है, जब तक उसमें इंटरवेन नहीं करते हैं, जब तक उनमें रसद इसमें मैं थोड़ा क्योंकि इसमें लोगों की अपेक्षा भारत से ज़्यादा है, क्योंकि भारत की बात वहाँ सुनी जाती है और वहाँ बहुत सारे भारतीय मुल्क लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी भी लोगों की अपेक्षा कि भारत इस हस्तक्षेप करे, एक सकारात्मक कदम उठाते हुए वहाँ की जो समस्या है उसके समाधान में श्रीलंका को भारत मदद करे, ऐसी लोगों की अपेक्षा है। अपेक्षा यानी उनको पैसे की अपेक्षा, उनसे आर्थिक, पहले आर्थिक मदद और बाद में मटेरियल का सप्लाई। जैसे पेट्रोल नहीं है वहाँ पर,
तो पेट्रोल जब तक आप ये एकदम से कल से आप ज़मीन से खोदना चालू करो तो नहीं मिलेगा ना। वहाँ अगर पेट्रोल होगा भी श्रीलंका में तो भी आप कल से नहीं चालू कर सकते ना। तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी ये भारत को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये उनको मटेरियल और पैसे की गारंटी, पैसे की सप्लाई, आर्थिक मदद जो उभरने के लिए उनको चाहिए इस क्राइसिस से, वो ज़रूरी है। और उनकी, आपने सही बताया, उनकी सारी उम्मीद भारत से है। और भारत को पहले क्या हुआ, श्रीलंका की भी ऐसी गलती है, वो भारत से थोड़ा दूर थे ज़रा। उनको चाइना अच्छा लगने लगा। उन्होंने अपने बॉर्डर्स और अपने एयरपोर्ट, अपने पोर्ट जो है बंदरगाह चाइना के लिए खोल दिए, और चाइना ने वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया। और इस तरह से वहाँ चाइनीज़ कार्रवाई बहुत हो रही थी। मगर अब जब संकट आया तो भारत की तरफ देख रहे हो। खैर, भारत तो एक सबको मदद करने वाला देश है, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। कहीं भी अफ़गानिस्तान में भी अगर भूकंप आता है तो भारत सबसे पहले सहायता वहाँ करता है, भले ही वहाँ तालिबान का राज हो। तो श्रीलंका को भारत सरकार मदद करेगा, और इस क्राइसिस से थोड़े दिन में उनको ज़रूर भारत की मदद से वो लोग उभर के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मगर वहाँ की गुस्साई जनता को भी अपना रोष शांत करना पड़ेगा, और सिर्फ राष्ट्रपति भवन का घेराव या प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास को जलाने से नहीं होगा। उनको भी अपना एक शिस्त पालना होगा, एक लाइफस्टाइल में, डिसिप्लिन में एक लाना होगा, ताकि वो आगे, क्योंकि अभी एक दिन का राष्ट्र नहीं है ना, ये तो इतने साल का, अभी इतनी पॉपुलेशन है, उसको आप क्या करोगे? इतनी जनता को आप रास्ते पे तो छोड़ नहीं सकते ना। इसलिए आपको उनकी भारत से उम्मीद है, भारत, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मदद करेगा और वो शायद इस संकट से उभर पाएंगे। चलिए, तो ये हम उम्मीद करें कि श्रीलंका में जो अभी असामान्य स्थिति है वह बहुत जल्द सामान्य हो जाएगी। वहाँ की जनता को एक नई सरकार मिलेगी जो जनहित को देखते हुए, वहाँ लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को देखते हुए काम करेगी, ताकि यह जो संकट है यह दूर हो सके। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, छोटे राज्यों में सरकार की स्थापना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 40-50 के अंदर में विधायक की संख्या रहती है, और वो वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट रखना बड़ा मुश्किल का काम है। अभी गोवा में पिछले दिनों जो सरकार आई, वहाँ अभी तक ठीक चल रहा था, मगर कल की खबर ऐसी, कल परसों की, कि वहाँ के 8-9 विधायक जो है वो किसी तरह से, कांग्रेस के विधायक है, वो एक तरह से गायब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर से खबर आ रही है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में को सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वाले, और शायद शामिल भी होंगे। इस पूरे घटनाक्रम में एक सूत्रधार है, उनका नाम है माइकल लोबो। वो कलुमगुड, जो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है गोवा में, वहाँ के विधायक हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री भी थे। बाद में कुछ दिन पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़े और वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब चुन के आ गए, और अभी 8 विधायकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा खेल खेला है मेरे हिसाब से। पहले उनको भेजा, और अभी उनके साथ में, वो अकेले नहीं, उनके साथ में 7-8 लोग हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत का भी नाम आ रहा है। अभी तो खबर ऐसी चल रही है, अभी कंफर्म, मतलब कल परसों में जब पूरी तरह से वो लोग सामने आ जाएंगे कि 8-9 विधायक, अभी उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, अंग्रेजी में इनकम्युनिकेटिव बोला है। तो ये जब उनसे संपर्क होगा, या वो खुलकर आएंगे सामने कि हमने वर्तमान सरकार से अपना इस्तीफा लिया है, और यह हम समर्थन लिया है, और अब यह हम भारतीय जनता पार्टी में को समर्थन दे रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 8 लोग 9 लोग छोटे राज्य में काफ़ी मायने रखता है। ये देखना होगा, क्योंकि आज के सारे अखबारों में ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, इनके बारे में चर्चा है। नहीं, ये एक दिलचस्प वाक्य है जो गोवा का भी अवसर भाई बताया। याद हुआ, कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब चुनाव में भले ही आप बहुमत लेकर सत्ता में नहीं आ सके या बहुमत का आंकड़ा छू नहीं सके, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ये तोड़ फोड़ घटना हो रही, मध्य प्रदेश के हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो,
ये अब तोड़ फोड़ करके जो सत्ता में आते हैं या अपनी स्थिति, राजनीति की स्थिति मजबूत करते हैं, इस पर भी एक राष्ट्रीय बहस की अपेक्षा है। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे उपाय ढूंढे जाने चाहिए ताकि इस तरह की तोड़ फोड़ कोई भी राजनीतिक दल नहीं करे। क्योंकि अभी हम लोग चुनाव चिन्ह की बात कर रहे थे शिवसेना के संदर्भ में। मतदाता है, जब आप चुनाव होते हैं, मतदाता आपको एक चुनाव चिन्ह पर या उस पार्टी पर या आपके नीति पर, आपके घोषणा पत्र पर आपको मत देता है। और निर्वाचित होने के बाद अगर आप दल बदल कर लेते हैं तो वे सीधे सीधे मतदाता के साथ विश्वासघात होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी अपमान है। लेकिन अब संविधान में ऐसी व्यवस्था है समय समय पर, लेकिन कुछ परिवर्तन, जैसे दल बदल कानून बना था, लेकिन अब दल बदल कानून में भी फिर से संशोधन की आवश्यकता अब देखी जा रही है। राव साहब, संक्षेप में इसको होता है कि आखिर इसके क्या उपाय है। ये मतदाता के साथ जो विश्वासघात राजदल, सभी राजदल, कोई अपवाद नहीं है, करते हैं, उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती? ये सवाल बहुत आसान है मगर इसका जवाब बहुत कठिन है। इसके ऊपर रोक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से उसको पकड़ सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, बंधन में रख सकते हैं, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी हलचल क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। और ये नतीजा है कि आप किसी भी पार्टी से चुन के जाओ, अगर एंटी डिफेक्शन में आप नहीं उसके दायरे में आते हैं तो आप कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसमें भी आप संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि ये अगर इस तरह का स्कोप नहीं होगा तो सरकारें बनेगी कैसे और टूटेगी कैसे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इसका समय पर सदुपयोग करती है, समय पर उसका फ़ायदा उठाती है। इसलिए ये मेरे ख्याल से ये एंटी डिफेक्शन बिल जो है आज की जो मौजूदा स्थिति में जो बनाया गया है 2/3 का और ये रखा है 10th शेड्यूल में, वो थोड़े दिन तो वैसे रहेगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि वो एक तरह से बन जाए, एक बार विधायक चुनकर आए तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाए कि 5 साल तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अभी क्या होता है, कुछ ऐसी बाध्यता हो कि एक बार जिस चुनाव चिन्ह पर आप जीत कर आप उसे नहीं छोड़ सकते। ये तो बड़ा या मुश्किल छोड़ते काम तो है। आप इस्तीफा देकर बाहर जाइए। क्या है कि घर में भाई भाई से अलग हो सकता है, तो ये तो राजनीतिक पार्टी है, ये तो अपने फायदे के लिए, अगर 2/3 उनको लगता है 2/3 मेजॉरिटी आती है उनके साथ में, तो एंटी डिफेक्शन बिल उनके ऊपर लागू नहीं होता है, लॉ लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ये तो चलते रहेगा जब तक इसमें और कड़े कानून संशोधन के बाद और बहुत सारा विचार विमर्श के बाद संसद में, विधानसभा में, अगर विधान परिषद में उसके ऊपर थोड़ा चर्चा होती है, खुलकर चर्चा होती है दोनों उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में, तब आगे चल के शायद कोई ऐसा कानून बने कि जो उसमें गारंटेड है कि 5 साल जो है आप जा नहीं सकते। मतलब लबोलुबाब यह है कि आप जिस चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा या संसद में पहुंचते हैं, अगर किसी कारणवश आप उस दल का त्याग करते हैं तो कानून ऐसा होना चाहिए कि तत्काल उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, फिर आप चुनाव में जाओ। जनता अगर पुनः आपको नए चुनाव चिन्ह के साथ जीत के भेजती है तो आप ठीक है। कुछ ऐसी व्यवस्था जो अभी नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इस पर एक राष्ट्रीय बहस पिछले कई दृष्टांतों को देखने पर शुरू हो चुकी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सकारात्मक संशोधन एंटी डिफेक्शन एक्ट में किए जाएंगे ताकि कोई दल बदल न हो सके। आज के प्रेस क्लब में इतना ही। हमें आज की चर्चा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।